कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के आर्टिकल्स शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5.3 के आर्टिकल्स। देखिए क्या है, मोशन ऑफ टू बॉडीज़ कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, कि जब दो बॉडीज़ को एक स्ट्रिंग से जोड़ा जाए तो मोशन किस टाइप का होगा। द टेंशन इन ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल्स यानी कि जिसकी लेंथ हमारे पास खिंचाव में मतलब खिंचाव के कारण लंबी ना हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास में कोई भी पोर्शन खींचे ना, कांस्टेंट में रहे। ए स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ एनी पोर्शन ऑफ विच रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जैसे इलास्टिक होती है, इलास्टिक को हम खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो रस्सी जिसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन ना हो वो क्या हो जाएगी, इनएक्सटेंसिबल। Further, if its weight can be neglected in comparison to the other forces, then it is called light inextensible string. जिसका वेट को हम क्या करते हैं, मायने में नहीं लेते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, लाइट, यानी कि बिना भार की, बिना वजन की, कोई ना खींचने वाली रस्सी। The tension in the string remains throughout its length whenever it is stayed passing over the smooth and frictionless pulley or peg. But when the two strings are tied together, tension in two strings will be different. देखिए वो बोल रहा है कि अगर जैसे पुली है, हमारे पास पुली है, इसके ऊपर कोई रस्सी लटक रही है, तो इसके अंदर एक रस्सी है, जो भी टेंशन होगी यहाँ पे तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर पुली के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, पैग बांधा हुआ है, ठीक है, पैग यहाँ पे, खूंटी, पैग का मतलब यहाँ पे खूंटी होता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि खूंटी लगाई हुई है और उस पर रस्सी लटकाई हुई है मैंने दो, ठीक है। एक है हमारे पास में L1 लेंथ की, एक बार L2 लेंथ की, जहाँ पे लेंथ ये इक्वल नहीं है, दो अलग अलग से रस्सी हैं, तो इनके अंदर जो टेंशन होगी, एक के अंदर T1 लेके चलेंगे, एक के अंदर T2, तो टेंशन भी सेम नहीं होगी। सेम कब होंगी, जब वो एक ही रस्सी के टुकड़े हों, बस ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। देखिए पहला आर्टिकल क्या है, टू मासेस M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दो मास है M1 M2, जहाँ पे M1 बड़ा है किससे, M2 से, और वो लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ लटकाए गए हैं, एक पुली के ऊपर लटक रहे हैं। ये पुली है, इसके ऊपर क्या किया, रस्सी से दो हमारे पास में मास लटका दिए रस्सी के, एक किनारा इस तरफ लटक रहा है, एक किनारा हमारा इस तरफ लटक रहा है। तो हमने मोशन डिस्कस करना है, टेंशन, प्रेशर, सब कुछ। देखिए लेट कर लेते हैं, L लेंथ है रस्सी की, जो ऊपर से नीचे तक क्या आ रही है, लटक रही है, ठीक है। एक्स और वाई डेप्थ, यानी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये जो रस्सी की ये जो टुकड़ा है रस्सी का, ये मैं एक्स लेट कर लूँगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टुकड़ा होगा रस्सी का, उसको मैं वाई लेट कर लूँगी, ठीक है। M1 मास की, यानी कि ये क्या बोल रहा है, जैसे पुली है, पुली बांधी हुई है, ये पुली है, इसके ऊपर से एक मास लटक रहा है M1 मास, और M1 मास बड़ा है M2 से, ये M1 मास लटक रहा है। दूसरा M2 छोटा है, तो क्या जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, ज़्यादा मास वाला नीचे ज़्यादा लटकेगा, तो ये हमारे पास में सेंटर है। अगर मैं इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ पुली के बिल्कुल बीचों बीच, तो ये जो टुकड़ा है इसका नाम दिया है इन्होंने एक्स लेंथ लेट कर लिया, और ये जो टुकड़ा है इसको दिया है इन्होंने वाई लेंथ। अब देखिए ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रस्सी क्या है, इनएक्सटेंसिबल, बढ़ेगी तो है नहीं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। वहाँ से डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल होगा, माइनस डी वाई बाई डी टी। दोबारा फिर डिफ्रेंशिएशन कर दें तो देखिए डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर। अब देखो ध्यान से, जो डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी है, ये तो वेलोसिटीज हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटीज देती हैं, ये क्या देती हैं, एक्सेलरेशन देती हैं। अब जो वेलोसिटीज़ हैं वो इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन है। सिमिलरली जो हमारे पास में जो एक्सेलरेशंस हैं एक्स का, और यानी कि इस रस्सी में और इस रस्सी में, वो आपस में इक्वल तो हैं बट अपोजिट इन साइन है। अगर मैं टी टेंशन लेट कर लूँ स्ट्रिंग पे, जो पुली देखिए, अब ये स्ट्रिंग टी टेंशन हमने लेट कर ली, और जो पुली है वो स्मूथ है, और रस्सी क्या है, लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, तो दोनों के दोनों एक ही रस्सी की जा रही है, तो दोनों की दोनों टेंशन क्या जाएंगी, इक्वल जाएंगी। अब देखिए टेंशन उन्होंने कैसे दिखा रखी है, वो देखिए ध्यान से, जो वेट है M1 मास, M1G नीचे की तरफ लटकेगा, M1G इस रस्सी से नीचे की तरफ लटक रहा है, तो इस रस्सी के टुकड़े में टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये M2G है, तो यहाँ पे टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि खिंचाव महसूस होगा। अब देखिए यहाँ पे ना पुली से बांधी हुई है, तो यहाँ पे
इस पोर्शन में खिंचाव महसूस होगा, ठीक है ना, खिंचाव महसूस होगा तो ये टेंशन कहाँ जाएगी हमारे पास में, नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ऊपर से खिंचाव महसूस हो रहा है तो वो नीचे की तरफ लटकेगी। एज इट इज़ यहाँ पे भी ये क्या होगी, नीचे की तरफ लटकेगी। तो टेंशन हमारी क्या जाएगी, एक ऊपर जाएगी जो कि इसका रिएक्शन है, एक नीचे जाएगी जो कि पुली के ऊपर बांधा लटकाया हुआ है उसका रिएक्शन है। तो ये हमारी टेंशन्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए m1 मास के ऊपर बात करते हैं। m1 मास बड़ा है तो मोशन नीचे की तरफ आएगा, तो वेट m1g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ जा रही है और जो मोशन है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो पिछली एक्सरसाइज में मोशन किया था तो हमने किसके इक्वल हो गया था, mg माइनस आर की जगह क्या है t, तो m1g माइनस टी किसके इक्वल हो जाएगा, m1 इंटू एफ के इक्वल। यहाँ से देखिए सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो मोशन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, t माइनस m2g इसके इक्वल होगा m2f के। दोनों को ऐड कर लेते हैं, f की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मेरे पास क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। अगर यहाँ से f की वैल्यू मैं थर्ड या फोर्थ में से किसी एक में पुट कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू होगी। अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए एक तो हमारे पास में कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ टेंशन रिएक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो इनका रिजल्टेंट लूँगी तो दोनों के दोनों सेम और पैरेलल में है, तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा और दोनों के सम के इक्वल होगा। क्योंकि आपको मैंने स्टैटिक्स में पैरेललोग्राम लॉ वगैरह पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा आपने, तो उसमें यही कर रखा था ना कि अगर सेम है और इक्वल में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाती है, 2t हो जाती है। तो 2t यानी टेंशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब उसके बाद वो बोलता है कि प्रेशर पे जो पुली पे प्रेशर है, यानी कि हमारे पास में जो 2t है वो हमेशा छोटा होता है सम ऑफ वेट से। तो मैं क्या करती हूँ, दो सम ऑफ वेट ले लेती हूँ, m1g प्लस m2g माइनस 2t ले लिया। यहाँ पे मैंने t की वैल्यू पुट कर दी, जो अभी ऊपर मैंने सॉल्व की थी, t की वैल्यू पुट करके एलसीएम लिया है। देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो मेरे पास होल स्केयर आ गया। होल स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि मासिस तो पॉजिटिव है, जी भी पॉजिटिव होगा, होल स्केयर भी पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो वहाँ से 2t उधर चला जाएगा, तो m1 प्लस m2g हमेशा बड़ा होता है किससे, 2t से। उसके बाद वो बोलता है जो टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर वो इक्वल टू वेट होती है, जो वेट किसके इक्वल है, हार्मोनिक मीन के। जो दो वेट दिए हुए ना उनके हार्मोनिक मीन के। देखिए एक वेट तो m1g होगा, दूसरा वेट m2g होगा, उनका हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, तो 1 में m1g प्लस 1 में m2g। अब देखिए मैं क्या लेकर चलती हूँ, t को लेट कर लेती हूँ mg, ठीक है, जहाँ पे m क्या हार्मोनिक मीन है किसका, g का। तो t की वैल्यू पुट करती हूँ, t की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 2m1 m2 बाई में m1 प्लस m2g, वो पुट कर देती हूँ। यहाँ से 2mg मैंने अलग कर लिया, 2/mg मैंने अलग कर लिया और m1 प्लस m2 ये वाली चीज़ मैंने अलग कर ली। तो ये क्या हो जाएगा, 2/mg हार्मोनिक मीन हो गया, किसके इक्वल है, 1/m1g प्लस में 1/m2g के इक्वल। नेक्स्ट है मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हमारे पास में स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो कैसे हमारा काम होगा। देखिए दो मास है m1 m2 रस्सी के साथ बांध दिए गए और फिर उसके बाद रस्सी का एक किनारा लाइट उसके टेबल के किनारे पे पुल्ली बांध दी गई और उसके ऊपर से लटका दिया। हमने मोशन डिस्कस करना है। देखिए क्या है इसमें, ये कोई हमारे पास में स्मूथ हॉरिजॉन्टल हमारे पास में प्लेन है, टेबल है, कुछ भी है, इसके ऊपर एक मास रख दिया है, ठीक है। ये मास है m2, नीचे की तरफ लाई करेगा तो g हो जाएगी और r रिएक्शन क्या आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, टेबल पे रखेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको बांधा गया है और इसके एक किनारे पे ना पुली लगा दी कि पुली लटकाई हुई है, यानी गोल चक्कर होता है ना। आपको ध्यान होगा कि पूरे पुराने ज़माने में ना कुएं पे पानी भरने जाते थे तो क्या होता था कि एक हमारे पास जो रोड होती थी उसके ऊपर ना एक गोल सा मतलब सर्कल डाल दिया करते थे, एक लोहे का, जिसके ऊपर से रस्सी जाती थी कुएं के अंदर और फिर वहाँ से क्या लेके आते थे, पानी लेके आते थे, बकेट बंदी होती थी उसके, तो बकेट से पानी खींचते थे। तो वो जो चीज़ होती है ना लोहे की जो गोल होती है जिसके ऊपर से रस्सी डाले, वो उसको बोलते हैं हम पुली, वो इस तरह की होती है। तो ये पुली है, इसके ऊपर से रस्सी गई हुई है, ठीक है, और उसके एक किनारे पे जो नीचे वाला किनारा है उस पर क्या हुआ है, m1 मास बांधा हुआ है, तो ये m1g नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और देखिए रस्सी के किनारे पे बंद है तो ये t टेंशन ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन ये पुली पे से आ रही है तो पुली भी क्या देगी, प्रेशर देगी, तो ये t हमारे पास में टेंशन नीचे की तरफ भी आएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे बांधा हुआ है मास, तो टेंशन कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, लेकिन पुली के ऊपर से तो प्रेशर होने के कारण टेंशन t यहाँ पे भी जाएगी हमारे पास में।
और जो हमारे पास देखिए बोझ के कारण ये जो पुली के ऊपर से जा रही है, ये जो मास है वो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, और जो हमारे पास एम जो मास है वो नीचे की तरफ, तो मोशन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और ये m2 यानी कि इसका मोशन कहाँ जाएगा, ये तो इस तरफ सरकेगा और दूसरा मास नीचे की तरफ सरकेगा। ये है आपका मोशन इसके अंदर। देखिए सेम, अब लेट कर लेती हूँ कि ये जो पोर्शन है इसके बीच में से, ये जो पोर्शन है ये एक्स है, ये जो पोर्शन है वो वाई है। तो सिमिलरली एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, एल के। डिफ्रेंशिएट कर दो डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी स्केयर एक्स बाई में डी टी स्केयर प्लस डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल है, माइनस वाई डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर। यानी कि जो m1 रेंज की तरफ जो रस्सी बांधी हुई है उसका जो एसेलेशन है वो m2 के एसेलेशन के इक्वल है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं एफ बी कॉमन एसेलेशन ले लेते हैं, कॉमन एसेलेशन लेके चल पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए m1 की बात चल रही है, जब हम लेके चलते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 मास, m1 मास के ऊपर बात करते हैं। देखिए मोशन जा रहा है नीचे की तरफ, तो वहाँ से क्या हो जाएगी m1g माइनस में t किसके इक्वल हो जाएगा, m1f के इक्वल हो जाएगा। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेकंड की बात करते हैं फॉर m2 मास के लिए क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे तो रिएक्शन है, तो m2g किसके इक्वल है, t के इक्वल है। दोनों को हमारे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को जब m2f किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा, कि r एंड m2g, r और m2g तो आपस में इक्वल होंगे, तो चाहे ये लो चाहे ये लो, तो वहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, m2f के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू एफ किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास में m1g के इक्वल हो जाएगा। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1g अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएगी हमारे पास f की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो या फिर इसके अंदर पुट कर दो, तो वहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आएगी, पुट करेंगे इसके अंदर, पुट कर लो m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये बन जाएगी। अब अगर प्रेशर निकालना हो पुली पे, देखिए ध्यान से, एक तो टी हमारा इस तरफ जा रहा है, एक टी हमारा इस तरफ जा रहा है, रेक्टेंगल क्या लूँगा तो किसकी तरफ जाएगा, डायगोनल पे जाएगा इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये जो हमारे पास टेंशन टी है, अगर मैं इसको इससे दिखाऊं तो ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, देखिए ये इस तरफ जा रहा है, ये भी टेंशन इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालूंगी, बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर, यानी टी स्केयर प्लस टी स्केयर का स्केयर रूट, यानी 2t स्केयर का स्केयर रूट, यानी √2t। तो जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑन पुली, वो किसका इक्वल होगा, √2t इज इक्वल टू √2, और ये क्या आया था m1 m2g बाई में m1 प्लस m2, ये क्या आ जाएगी, प्रेशर हो जाएगी किसके ऊपर, पुली के ऊपर। अगर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, देखिए स्मूथ और रफ में क्या फ़र्क है कि रफ के अंदर ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास में कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे रखी गई है और जब हम किसी दूसरी बॉडी से ऊपर वाली बॉडी को मूव करवाते हैं तो एक खिंचाव होता है जो नीचे वाली बॉडी लगाता है उसको हिलने ना दे, कि वो अपने उसके ऊपर से हिलने ना दे। जैसे कि हम कोई भी जैसे कोई चीज़ रखी हुई है कई सालों से, ठीक है, ग्राउंड पे, तो क्या होता है कि उसके किनारे पे मिट्टी जम जाती है, और जब हम उस चीज़ को उठाते की कोशिश करते हैं या फिर उसको सरकाते हैं तो वो ना जो मिट्टी होती है वो उसको सरकने नहीं देती, क्योंकि ये खिंचाव बना लेती है उसके किनारों पे जो उसको सरकने नहीं देती। तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि मोशन के लिए रेजिस्टेंस का काम करे कि मोशन ना होने दे वो एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे। अब रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स टू प्ले हो जाता है। ठीक है, पहले ये क्या क्या चीज़ें होती हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि रिटार्डिंग फोर्स होता है, यानी कि मोशन के अपोजिट काम करता है, एंड एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट वो काम करता है। एफ अगर फ्रिक्शन लेते हैं, आर नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करना होता है हमने कि एफ बाई आर किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल। एफ इज इक्वल टू म्यू आर लेके चलते हैं। यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू कॉन्स्टेंट और आर क्या है, यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन है। देखिए अब आगे देखिए, अब दो मासेज है हमारे पास m1 टू m1 और m2 सेम है कि m2 हमारे पास में रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया है, तो m2g नीचे लाई करेगा, r ऊपर लाएगा। ठीक है, पुली के ऊपर रस्सी बांध दी
और m1 मास नीचे की तरफ लटका दिया तो t ऊपर की तरफ लाई करेगा। अब देखिए जो मेरे पास में m1 मास है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो मेरे पास मास है ये कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर ये इस तरफ जाएगा तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा पीछे की तरफ लगेगा। देखिए क्या है कि हॉरिजॉन अब की बार हमारे पास क्या है, रफ प्लेन है। ठीक है, कांटे लगा देती हूँ ताकि आपको लगे कि भाई हाँ ये रफ प्लेन की बात चल रही है। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पे ये पुली है, ये पुली रखी हुई है, ये कोई मास रखा हुआ है m2g। m2g का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की तरफ रिएक्शन देगा। इसके ऊपर से क्या हुआ है, रस्सी बांधी हुई है और वेट लटका दिया कितना, m1g। m1g कहाँ लाई करेगा, नीचे की तरफ लाई करेगा, और मोशन भी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये टेंशन t ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी टेंशन t इस तरफ, ये भी टेंशन t, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, टेंशन t हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो है हमारे पास जो वेट है m2f उस तरफ जाएगा। अगर ये जो हमारे पास बॉडी है इस तरफ जा रही है, अब मैंने बताया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो म्यू आर यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैं m1g पे बात करती हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 की मैं बात अगर करूँ तो m1g किसके इक्वल होगा, m1g देखिए नीचे की तरफ जा रहा है तो m1g माइनस टी किसके इक्वल है, m1f के इक्वल है। अब अगर मैं बात करती हूँ किस पे, m2 के ऊपर, नाउ क्लियरली दिख रहा है हमें, क्लियरली जो r है वो किसके इक्वल है, m2g के इक्वल है, तो इसका यूज़ करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m2 पे बात करें, देखिए मोशन इस तरफ जा रहा है, मोशन कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास में देखिए t, तो टेंशन इस तरफ जाएगी, पॉजिटिव होगी, म्यू आर पिक्चर की तरफ है, तो t माइनस म्यू आर किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m2f के इक्वल होगा। तो यहाँ से इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए वहाँ से t तो t कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या बनेगी, m1 म्यू m2 बाय में m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू f की इक्वेशन नंबर 1 में, 1 कौन सी है हमारे पास, 1 में तो जरूरत नहीं है, 2 में पुट कर देंगे f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर 2 में ही f की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, f की आ गई, t की आ गई, और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर वही 2√t वो हम निकाल देंगे। एटवुड मशीन क्या होती थी, एटवुड मशीन ना एक तरह का इन्वेंशन था साइंस का, जो कि अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग बेसिस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मापने के लिए यूज़ किया जाता था। इसकी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, पढ़ लेना बैठ के। इसमें क्या होता था कि 2 इक्वल मास, एक पुली के ऊपर 2 इक्वल मास हम रख देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब जिस जगह पे नापना होता था तो इस मशीन के अंदर क्या था, एक नीचे बॉक्स था, ऊपर पिलर था, पिलर के ऊपर पुली लगाई हुई थी और एक रस्सी लटका दी थी, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और 2 जो इक्वल मास लटका दिए थे, कैपिटल M और कैपिटल M दोनों रस्सी के दोनों किनारे पे। एक प्लेटफॉर्म बना दिया था P और एक रिंग बना दी थी Q। देखिए अब उसने बोला एटवुड मशीन इन्वेंशन है साइंस की, जो कि यूज़ की जाती है किसी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग बेसिस पे। वही इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ ए बेस ऑन द ग्राउंड टू विच इट इज फिक्स इन ए वर्टिकल पिलर, ए स्मूथ पुली इज फिक्स एट द टॉप ऑफ द पिलर एंड एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड लाइट फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुली एज शोन इन दैट जॉइंट फिगर। 2 इक्वल मासिस, वो बोल रहा है 2 इक्वल मासिस बांध दिए गए थे, एक प्लेटफॉर्म अटैच किया है पिलर के जो बिल्कुल ऊपर है किसी रिंग के ऊपर। ठीक है, अब हम देखिए क्या करता है वो कि 1 ऑफ द मासेस रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, वो ना इनमें से एक मास को उस प्लेटफॉर्म पे रेस्ट में डाल देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जिसमें उसने रेस्ट पे डाला था ना उसके अंदर छोटा सा मास स्मॉल m ऐड कर देता है। तो देखिए जब स्मॉल m ऐड करेगा तो वो क्या होगा, तो नीचे की तरफ ऐड, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इक्वल थे लेकिन इसमें बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा, मोशन नीचे की तरफ होगा, तो वो नीचे की तरफ होगा तो वो क्या हमारे पास, अगर मैं एफ एक्सेलरेशन लाइक कर लूँ, देखिए एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास अगर आपको ध्यान हो, m1g माइनस m2g अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पे एक मास तो कौन सा है, एटवुड मशीन पे एक मास तो कौन सा है, m प्लस m, दूसरा मास कौन सा है, m है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, m स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस m अपॉन में m प्लस m m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। तो f की वैल्यू क्या बनेगी,
mg/m में 2m प्लस m के इक्वल। तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास में एसेलेरेशन हो जाएगी, जिस एसेलेरेशन के साथ ये बड़े वाला मास मूव कर रहा है। अगर वो v वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है तो v स्केयर किसके इक्वल होती थी, अगर आपको ध्यान हो, v स्केयर होती है u स्केयर प्लस 2f s के इक्वल होती थी। ठीक है, u तो इनिशियल से शुरू कर रहा है तो u तो क्या होगा 0, तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगा 2f प्लस में s कितना ले रहा है, जब वो p और q यानी रिंग और प्लेटफॉर्म के बीच में जब उसका s हमारे पास में मूव करेगा तो p q डिस्टेंस हो जाएगा। तो p q यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी, f की वैल्यू पुट कर दी हमने। वो कह रहा है कि जब m प्लस m मास रिंग पे से रिंग पे आएगा तो जो राइडर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जो मास है राइडर मतलब कि स्मॉल m मास, इसको राइडर बोलते हैं। जो स्मॉल m मास ऐड किया था ना उसको राइडर बोल रहा है यहाँ पे, कि जब वो इस क्यू के ऊपर लाई कर जाएगा, क्यू के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर देगा तो वो राइडर को हटा देंगे तो दोनों मासेस इक्वल हो जाएंगे। तो जो सिस्टम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। अब वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई, ठीक है, और डिस्टेंस अगर वो पी क्यू की वैल्यू मैं x ले लूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी vt, और x स्केयर इजिकल टू वी स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास 2m, यहाँ पे v की वैल्यू ये निकाल लिया वो पुट कर दी इंटू में t स्केयर। तो ये क्या वैल्यू दे देगा, g की वैल्यू दे देगा, क्योंकि टाइम नोट कर लेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस पी क्यू लेट कर लेंगे कितनी है, वहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी। ये थे आर्टिकल आपके 5.3 एक्सरसाइज के। आई होप आपको अच्छे लगा हो, समझ आई हो वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।